नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं उस हिस्से की जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी और कड़ी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में रहता है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। और यहाँ की सेना जो आतंक परस्ती नीतियों की वजह से हमेशा विवादों में रहती है, और अब तो सेना की ही वजह से बेड़ा गर्क एक कहीं ना कहीं उस देश का हो रहा है। पाकिस्तान की सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्हें शाहबाज सरकार ने कथित लोकतंत्र का मजाक बनाते हुए एक तरह से सेना का मालिक बना दिया। कैसे, आइए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पाकिस्तान की संसद ने सीडीएफ आसिम मुनीर की शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। उसे पाकिस्तान के सभी सैन्य अभियान अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े मामलों में और भी ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। मुनीर को कर्मचारियों के रिटायरमेंट, नौकरी से निकाले जाने और आयु सीमा में बदलाव करने का भी हक दे दिया गया। पाकिस्तान की संसद ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में संशोधन किया। डिफेंस फोर्सेस एक्ट के तहत पाकिस्तान की जो तीनों सेनाएं हैं वो अब एक ही कमांड के स्ट्रक्चर के तहत लाई गई है। सीडीएफ आसिम मुनीर इस कमांड स्ट्रक्चर के प्रमुख रहेंगे। समझ जाइए क्या हाल होगा। खास बात यह कि ये जो बिल है विपक्ष के वॉकआउट के दौरान पास किया गया, यानी पाकिस्तान के जो तमाम हुक्मरान हैं वो नहीं चाहते कि एक बार फिर से कोई एक ऐसा सनकी तानाशाह पाकिस्तान में आए जो और भी ज्यादा बेड़ा गर्क कर दे। ये जो पूरा ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट के अनुसार सीडीएफ सभी जवान और अधिकारियों को रिटायर कर सकेगा अपने मन मुताबिक, सेवा से मुक्त कर सकेगा अपने मन मुताबिक, इस्तीफा या तो मंजूर या नामंजूर कर सकेगा अपने मन मुताबिक। नए कानून के तहत मुनीर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करना है। और इस बदलाव से मुनीर का पाकिस्तान का जो परमाणु कमांड का जो स्ट्रक्चर है वो प्रत्यक्ष रूप से एक तरह से प्रभाव बढ़ेगा, यानी परमाणु हथियारों का बटन प्रधानमंत्री के हाथ में रहेगा जरूर, लेकिन बटन दबाना है नहीं दबाना, कब दबाना है, यह प्रधानमंत्री तय नहीं करेंगे। उस पर सीधा कंट्रोल होगा मुनीर का। अब फिलहाल पाकिस्तान की जो सीडीएफ आसिम मुनीर बेहिसाब शक्तियों से नवाज दिया गया, लेकिन उनके साथ के लोग ही अब उनके बारे में क्या सोचते हैं वो भी आपको जरा जान लेना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चेतावनी दी थी। खबर है कि बाजवा ने आसिम मुनीर को मानसिक रूप से अस्थिर और सनकी बताते हुए सेना प्रमुख ना बनाने की बात कही थी। पाकिस्तान के पत्रकार मोहित पीरजादा के अनुसार अगस्त 2022 में इमरान खान के आवास पर एक पार्टी में वो शामिल थे जिसमें पाकिस्तान के कई सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। पीरजादा के अनुसार इमरान खान ने कहा कि बाजवा ने उन्हें आसिम मुनीर को सेना प्रमुख नहीं बनाने को कहा था। साथ ही बाजवा ने मुनीर को मानसिक तौर पर अस्थिर और सनकी भी बताया था। फिलहाल मुनीर पाकिस्तान में ताकतवर हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह उनकी कट्टरता के बारे में खबरें सामने आती हैं, जिस तरह से सहयोगियों के उन्हें लेकर विचार सामने आते हैं, उससे एक बात तो जरूर स्पष्ट हो जाती है कि जब जब पाकिस्तान में सेना की तरफ से पावर हासिल करने की कोशिश की गई, उसने पाकिस्तान के लिए तो मुसीबत का सबब एक तरह से क्रिएट किया ही, हिंदुस्तान के खिलाफ भी साजिशें रचने से वो बाज नहीं आया। इसीलिए भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि इन सबके बीच में सवाल ये भी कि मुनीर के सीने पर सजे जो तमगे हैं, आखिर वो किस लिए हैं? जब पाकिस्तान भारत से जंग हारा, ये तमगे तब उन्हें दिए गए जब पाकिस्तान में अपनी ही सेना के हाथों तमाम आवाम मारी गई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में नाराजगी भी देखने को मिली। तब उनका तमगा और भी बढ़ा दिया, उनका कद और भी बढ़ा दिया गया। फिर ये क्या मायने हैं? बड़े सवाल। क्या शहबाज शरीफ किसी मजबूरी में सीडीएफ आसिम मुनीर की शक्तियां बढ़ाते जा रहे हैं? पाकिस्तान की सेना पर मुनीर का नियंत्रण बढ़ना शहबाज शरीफ के तख्ता पलट की क्या उल्टी गिनती शुरू होती है? पाकिस्तान ना तो भारत से जीत सका, ना किसी और देश से। फिर उसके जवान अपने सीने पर ये जो बहादुरी के तमगे लेकर नजर आते हैं, उनके क्या मायने हैं? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ
रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी मेरे साथ में है, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से ही मेजर नदीम शेख मेरे साथ में कनेक्टेड है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सज्जाद बुखारी, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। जरा मुझे बताइए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो सरकारें हैं वो फिलहाल बड़े सेकेंडरी पोजीशन पर फिर से आती हुई नजर आती हैं, और शहबाज सरकार की या शहबाज शरीफ की ऐसी क्या मजबूरी है कि एक बार फिर से उन्होंने अपने आप को ओवररूल करने के लिए एक और ताकतवर व्यक्ति को बैठाने की कोशिश की या उनको ताकतें दे दी? बहुत शुक्रिया नैना। आदाब अर्ज़ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वो एक हमारे यहाँ मिसाल बड़ी मशहूर है, कहते हैं आग जाने अंगार जाने, अंगार जाने लोहार जाने। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है पाकिस्तानी नाश्ता कब करते हैं, डिनर कब करते हैं, लंच कब क्या करते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब होती है, किसको ये तमगा देते हैं, किसको ये अवार्ड देते हैं। मरोड़ जो है वो हिंदुस्तानियों को पढ़ रहे होते हैं और मोदी और गोदी मीडिया को तकलीफ हो रही होती है, जबकि डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही थी। ये हमारा इंटरनल मैटर है और सबसे बढ़कर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इस एजाज बख्शने या ये जो आर्म फोर्सेस एक्ट 2026 जो है इसकी अप्रूवल, इसके पीछे जो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इस वक्त पाकिस्तान को उरूज पर पहुंचाना, मई यानी मालिक हक में फतूहात और एक तसलसल के साथ पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक विक्ट्री दिलवाना जो है, ये तमाम फैक्टर्स उसके अंदर शामिल है। और फिर उसके अंदर बिलखुसूस जो हमारा इस वक्त मक्का पैक्ट हुआ है, तो ये तमाम के तमाम जो है उसमें एक एफर्ट्स नजर आती है जो कि एक मिलिट्री और सिविल लीडरशिप की एक बामी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बदौलत ये सब कुछ हुआ है। तो ये तो हमारे पार्लियामान का मसला है, और ये पार्लियामान में जो नुमाइंदे बैठे हैं वो इलेक्टेड नुमाइंदे बैठे हैं, वो पूरे पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी मर्जी है वो जो भी करे। तकलीफ आपको क्यों हो रही है? आप लोगों को इससे क्या मसला है? आप लोगों को क्यों आसिम मुनीर साहब जो है इतना, और आसिम यात्रा आप इतनी ज्यादा करते? मैं बताती हूँ सज्जा। देखिए, आपने जो बातें कही, आपने हालांकि इस दौरान जो उल्टी पुल्टी बातें कही, फिर भी मैंने खामोशी के साथ में आपको बोलने का मौका दिया क्योंकि फिर आप नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि भाई हिंदुस्तान के पेट में दर्द, हिंदुस्तान के पेट में दर्द नहीं हो रहा बल्कि पाकिस्तान के सर का दर्द बन जाता है हिंदुस्तान, आपको पता है। और जब जब पाकिस्तान में इस तरह से मिलिट्री रूल आता है, क्योंकि आपका एक तरह से बाय डिफॉल्ट मिलिट्री रूल ही है, जब जब मिलिट्री रूल आता है तो हम सभी को पता है, क्योंकि नियत और नीति कभी बदल नहीं सकते, नियत तो कभी नहीं बदली जा सकती। अच्छा सहाय सर, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, ये जो बदलाव है ये मजबूरी है, जरूरी है, आखिर है क्या खास तौर से? नैना जी नमस्कार। अब पाकिस्तान में देखिए, ऊपर पाकिस्तानियों के लिए क्या है, ऊपर में अल्लाह और नीचे में मुनीर, बीच में अब कोई नहीं है। और ये एक ब्रिटेन के विल्सन सेंटर साउथ एशिया इंस्टीट्यूट, सॉरी वाशिंगटन में है। इसके जो डायरेक्टर है, फॉर्मर डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने बड़ा अच्छा कहा है कि ये जो है ये एक हाइब्रिड सिस्टम की शुरुआत नहीं है, ये पोस्ट हाइब्रिड सिस्टम है। और ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस जो है वो अनलिमिटेड है। ये बैलेंस नहीं क्रिएट किया गया है, ये इम्बैलेंस क्रिएट किया गया है। इसमें तो आपने बिना बोले हुए मिलिट्री रूल लगा दिया, जुडिशियल पावर्स को खत्म कर दिया। आपने मुल्ला मुनीर को आपने ये पावर दे दिया कि उसको आता जीवन उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, उसको सुपर जुडिशियल अथॉरिटी दे दी, कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं लगाया जा सकता, किसी चीज का अपराधी घोषित नहीं हो, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो किसी भी अधिकारी को, किसी भी मिलिट्री मैन को, चाहे वो जितने दिनों तक रखे, जितने दिनों तक उसकी सर्विसेज बढ़ा दे। ये तो डिक्टेटरशिप में भी इस तरह के अनलिमिटेड पावर जल्दी नहीं होते थे। आप देखिएगा, और देखिए कोई परेशानी नहीं है, पाकिस्तान इस बात को मान ले कि उसके यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, लेकिन वो जावा पहनते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अरे इलेक्टेड गवर्नमेंट किस बात की है? अब तो लीगल एडवाइजर के जो पावर्स दिए गए इस एक्ट में, उसके तहत कैबिनेट बाध्य है मुनीर साहब के सजेशंस को मानने के लिए और उनके एडवाइस को पर अमल करने के लिए बाध्य है। इस एक्ट में ये भी है, ही इज नॉट ओनली ए प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, बट द कैबिनेट is liable to listen to his advisors and act upon it. इस एक्ट में ये फैक्ट है।
तो ये जो है ये एक वर्चिपन है, ये एक ताकत एक्वायर करने का एक अनलिमिटेड। और देखिए इसमें मैं नैना जी आपको बताऊं, इनको खतरा धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे पाकिस्तान टूटने के कगार पे आ रहा है, 3 जगह से वहां पर झंडे खड़े कर दिए गए। एक ने तो अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया, झंडा भी फहरा दिया। तो वैसे वैसे इनको अब जरूरत है कि अपने क्षेत्रों में कैसे हम पकड़ बनाए, और ये जानते हैं कि लीगल तरीके से अपने क्षेत्रों में पकड़ ये नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर एट्रोसिटीज इस लेवल की होंगी कि उसके ऊपर कोई भी फ्यूचर में अगर मुनीर साहब करते हैं या पाकिस्तानी आर्मी करती है तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लग पाएगा। सही, यही तो बात है। देखिए इसी को एक तरह से कवर देने की कोशिश है। वेल मेजर नदीम शेख, मैं आपको क्या बधाई दे दूं पाकिस्तान का कंप्लीटली आर्मी स्टेट बनने के लिए, क्योंकि खासतौर से अगर सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें वो तो पूरी तरह से जीरो। बधाई ले लीजिए, पाकिस्तान आर्मी स्टेट बन गया एक बार फिर। देखिए ये जो सीडीएफ की कमांड है, ये दोनों फौजी भाई बैठे हुए हैं सीनियर में, दे नो इट कि ये डिफेंसिव फोर्स है। यानी ये मल्टी डोमेन जो आजकल लड़ाई की नई टेक्निक आई है जिसमें मल्टी डोमेन जो है वॉरफेयर है, इसके लिए कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड जरूरी हो गई है। अब सेपरेट फोर्सेस की कमांड नहीं रहनी चाहिए बल्कि देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर भी आ गया, इसमें साइबर वॉरफेयर भी आपकी आ गई है, इसमें आपकी कम्युनिकेशन वॉरफेयर भी आपकी आ गई है, साइकोलॉजिकल। तो ये इसमें मेन जो बेसिकली जो आई है वो दो बड़ी, वो साइबर और न्यूक्लियर वॉरफेयर। इसके लिए यूनिटी ऑफ कमांड की जरूरत है। ये नहीं कि एयरफोर्स अपने मर्जी से न्यूक्लियर का इस्तेमाल करे, जहाज में लगाकर चला जाए, या नेवी अपनी मर्जी से सबमरीन से फायर करे। नहीं, इसके लिए यूनिटी ऑफ कमांड की जरूरत है। ये हमारे पास लेकिन फिर ये मान के चलिए जो मौजूदा आपकी जो सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट है वो क्या अब सिर्फ रबर स्टैंप वाली रह गई है क्या? जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे वो सिर्फ रबर स्टैंप के लिए होंगे? दैट्स इट। इसमें कोई भी शिक ऐसी नहीं है जिसमें सिविल पावर्स ली गई हो। उन्होंने कहा, उसमें कहा गया है कि जो भी अंडर कमांड, उसमें जो भी अंडर कमांड मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड, तो वो जाहिर है कि वो अंडर कमांड होंगे। अंडर कमांड उसी वक्त होते हैं व्हेन यू कैन हार्म और चार्म, यानी यू कैन फायर देम, यू कैन हायर देम, यू कैन एक्सटेंड देयर सर्विसेज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपल्शन और अच्छा, लेकिन सर इसका मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि पाकिस्तान की सेना में वाकई में चाहे बात इस तरह से हम बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की माने या ये तमाम इस तरह की कहीं ना कहीं बड़े लूप होल्स रहे हैं जिसकी जरूरत आपको महसूस हुई होगी, शायद तभी आपका एक बड़ा हिस्सा आपकी असेंबली का वो वॉकआउट कर जाता है, लेकिन बड़े दमखम के साथ में ये बिल पास करने की कोशिश की जाती है। जरूरत होगी ना फिर। एक तो हमारी कुछ इस पे इख्तिलाफ में ऐसा एटीट्यूड है कि उन्होंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें कहीं पर भी कोई सिविलियन से लेना देना नहीं है। सिर्फ मिलिट्री एडवाइस होगी, मिलिट्री एडवाइजर होंगे प्राइम मिनिस्टर के, मिलिट्री से रिलेटेड जो है वो कमांड होगी। दोनों जो चीफ है, तीनों चीफ है वो अंडर कमांड होंगे। ठीक है सर, यानी कि अगर प्रधानमंत्री के, आपके यहाँ के प्रधानमंत्री के अगर वो सलाहकार होंगे तो हम सभी को पता है कि डिसीजंस क्या होंगे। कान यहाँ से पकड़े राजन जी या घुमा कर पकड़े, बात बराबर हो गई क्या? और अब ये कहा जाए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया जहां पर 5वीं बार मिलिट्री रूल लग गया, यहाँ पर अब डिफेक्टो रूल जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना का ही हो गया है। देखिए इनका जो हाइब्रिड सिस्टम है वो उसको कैसे भी डिफाइन करें, एक्चुअली हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, करते रहे, बिकॉज मतलब अपना है। मैं यकीन करता हूं एवरी कंट्री गेट्स द लीडरशिप इट डिजर्व्स। सो बिल्कुल सही है, जो ये करना चाहते हैं करें। हाँ, नदीम जी ने कुछ मतलब सवाल खड़े किए थे, आई वुड लाइक टू रिप्लाई टू दैट। ही सेड कि वो अगर एक यूनिटरी ऑफ कमांड नहीं होगी तो नेवी वाला अलग एटम बम लेके घूमेगा, एयरफोर्स वाला। देखिए आई एम श्योर अभी तक जब से एटम बम बनाया है पाकिस्तान में, यू हैड ए फंक्शनल न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर, बढ़िया था, चल रहा था। तो ऐसा तो नहीं था ना कि भी उसके लिए बनाया गया।
बिल्कुल सही बात है कि एक कंसोलिडेटेड मिलिट्री एडवाइस पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन रोल है, हमारा भी सीडीएस मिलिट्री एडवाइस देता है। पर यहाँ पे क्या है कि ज्यादा पावर ऑपरेशनल से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई है। नो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब जो सर एक चीज सर, एडवाइस देना और कॉल लेना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताइए। सुनिए ना, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक होता है तरीका अपने लॉयलिस्ट को रिवार्ड करने का और लॉयलिस्ट को पालने का, ताकि कोई गलती से आगे पीछे ना हो जाए। जो लॉयलिस्ट है उसकी सर्विस भी बढ़ेगी। अगर लॉयल नहीं है इंडिविजुअली, आई एम नॉट सेइंग लॉयल टू द कंट्री और समथिंग, इंडिविजुअल लॉयल्टी, तो जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उस टाइप की हो जाती हैं कि आप किसी को भी सर्विस एक्सटेंड कर सकते हो, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को भी निकाल सकते हो, यू डोंट हैव टू गिव रीजन। आई मीन जैसे हमारे यहाँ इट इज नॉट इजी, यू कांट टेक आउट ए चाहे प्रॉपर कोड ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट मार्शल, मतलब तरीके हैं उस हिसाब से, नॉट एट विम एंड फैंसी। किसी के पास पावर नहीं है, इवन चीफ ऑफ आर्मी के पास, स्टाफ के पास पावर नहीं है विदाउट ए ड्यू प्रोसेस। चीफ को कान से पकड़ के निकाल देते हैं। नेवल चीफ को आपने ऐसे निकाला जैसे दूध में से मक्खी की तरह। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अगेन देयर वाज अ प्रोसेस ऑफ लॉ, इट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल ग्राउंड बना दिया कि जी मेडिकल ग्राउंड है, ही हैज गॉट हियरिंग प्रॉब्लम और थिंग लाइक दैट। आप बताइए नेवल चीफ को आप लोगों ने इस तरह से निकाला। इट वॉज नॉट ए मिलिट्री डिसीजन। आप अंतर समझ रहे हैं ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन और मिलिट्री लीडरशिप का डिसीजन, जब मिलिट्री लीडरशिप करती है वो खाली लॉयलिस्ट पैदा करेगा, तो कोई बात नहीं है। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जहां सिर्फ लॉयलिस्ट आगे बढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमें ना पाकिस्तान के ऊपर ये ज्यादा डिस्कशन नहीं इन चीजों पे करनी चाहिए। आई सिंसियरली बिलीव कि इसका हमारे पे क्या खतरा हो सकता है, हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। जो पाकिस्तान में हो रहा है वो संभालें, हमारे लिए क्या है अभी वी शुड डिस्कस कि पीओजेके में हो रहा है, यार हमारे पास रिफ्यूजी तो नहीं आ जाएंगे, हमको उनको बचाने के लिए अपने आप को क्या करना है। इनसाइड इनके बलूचिस्तान में क्या होता है, पीओजेके में क्या होता है, दिस थिंग बिल्कुल राइटली आई डोंट केयर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, वो उनका अपना तरीका है, क्या करेंगे ये करेंगे, दुनिया क्या रिएक्ट करेगी नहीं करेगी, दैट इज माय इशू। बट जहां पे इम्प्लीकेशन हमारे पे आती हैं। नहीं वैसे राजन जी आज तो मुझे हालांकि मेजर नदीम शेख के भी चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही जो हर बार आती है। वो शायद बखूबी जानते हैं कि लोकतंत्र की लाश पर कहीं ना कहीं जो इनके चीफ ऑफ एवरीथिंग जो बना दिए गए हैं उनको ये तमगा दे दिया गया। देखिए ये अब तो वो कभी रिटायर ही नहीं हो सकते, उनको रिटायर करने की हैसियत किसी की नहीं है। सर राजन ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने यही कहा कि देखिए हमें आप प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है, और फिर मल्टी डोमेन वारफेयर का दौर है, आपको जरूरत है। इंडिया में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे एक दिन होगा, फिर जूसो एवर इज कमांडिंग। अब क्योंकि नई कमांड है तो इसके लिए जाहिर है कि आपको नए एक्ट है। पहले सारी चीजें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के उसमें लिखी थी, एयर चीफ के लिखी थी, नेवल चीफ के लिखी थी। अब हमारा हेडक्वार्टर भी जीएचक्यू की जगह अब नया हेडक्वार्टर बनने जा रहा है डीएफएचक्यू, यानी डिफेंस। अच्छा ठीक है, मैं सजाद को रोक करूं, लेकिन यहाँ पर सहाय सर कुछ कहना चाह रहे। सहाय सर, क्या ये कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण एक भरोसे वाली बात होती है आपकी जो तीनों सेनाएं हैं उन पर भरोसा, उनके चीफ, उनको कंट्रोल करने के लिए उनके बीच का व्यक्ति क्या वो भी भरोसेमंद नहीं है, और इसका आखिर जनता को क्या फायदा होने वाला है? देखिए नैना जी, ये जो बता रहे हैं ना कि यूनिफाइड कमांड इन बनाने के कारण ये किया गया है, जी नहीं, यूनिफाइड कमांड तो पहले से ही था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये तो यूनिफाइड ही है, उसका जो हेड है वो तीनों को हेड कर रहा है। आप उसके पावर्स बढ़ा दीजिए, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए पावर वहां तो पहले से ही थे, वो पावर तो पहले ही थे उनके पास थे। पावर क्या दिए गए हैं वो देखिए, पावर ये दिया गया है कि ये किसी को भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, किसी की भी सर्विसेज, किसी भी कितने भी सालों तक इनको अपॉइंटमेंट पर रख सकते हैं। नंबर एक, कोई कानून कोई कॉन्स्टिट्यूशन उस पर बाधा नहीं डालेगा। इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है कि मतलब मिलिट्री जनरल जो चाहेगा वो कानून होगा, मिलिट्री जनरल जो कैबिनेट को सजेस्ट करेगा वो कैबिनेट को मानना पड़ेगा, मिलिट्री जनरल कुछ भी कर दे उसके ऊपर कोई भी अपराध घोषित नहीं किया जाएगा। ये इस पावर्स में है। इन्होंने जो 27th अमेंडमेंट किया है पहले पिछले बार, उसमें तो इन्होंने जुडिशरी का भी गला घोट दिया था, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को खत्म कर दिया है उन्होंने। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।